सो आज हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक एफिनिटी है, राइट। सो इट इज द एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, राइट। और बेसिसिटी है एक एफिनिटी फॉर हाइड्रोनियम आयन, ऑलराइट। सो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास अमोनिया है और सपोज आपके पास वाटर है, राइट। सो अमोनिया के लिए ये कॉमन सा और फेमस आइडिया है कि अमोनिया एक लुईस बेस है एज कम्पेयर टू वाटर। इट इज़ बेटर, मच बेटर बेस देन वाटर। तो दैट मीन्स अगर मैं अमोनिया को यहाँ से एक इक्वेशन के तहत आपको ऐसे शो करता हूँ कि अमोनिया एक अमाइड आयन देगा, राइट, प्लस एक हाइड्रोनियम आयन, मीन्स मैं इसका डिसोसिएशन देख रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं वाटर के लिए भी ऐसे करता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। और सपोज कीजिए मैं हाइड्रोजन के लिए भी ऐसे कर सकता हूँ, राइट, हाइड्राइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन प्लस, राइट। सो हमें यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट नोटिस करने वाला है कि अमोनिया के लिए जो P के A वैल्यू है वो है 38 और वाटर के लिए जो P के A वैल्यू है वो है 14 और वहीं हाइड्रोजन के लिए जो P के A वैल्यू है वो है 35। जिसका PA ज़्यादा हाईएस्ट होता है, हायर है, जिसका PKA ज़्यादा होगा, ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो एक वीकर एसिड होगा। दैट मीन्स अमोनिया एक वीक एसिड है और वाटर के कंपैरिजन में ये एक वीकर एसिड है, राइट। इन दोनों कंपैरेटिवली अमोनिया एक वीकर एसिड है और जो वीकर एसिड है, राइट, उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस बनता है। तो दैट मीन्स इन दोनों के कंपैरेटिवली अमाइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है ये इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, राइट। अब देखिए मेरे पास इन सभी के सोर्सेज हैं अलग अलग। जैसे कि अगर मुझे अमाइड की रिक्वायरमेंट है तो अमाइड मुझे मिल सकता है सोडा अमाइड से। हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हाइड्राइड चाहिए तो मेरे पास है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हम इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स को या बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट समझने का ये है कि अगर आप अमाइड यूज़ कर रहे हैं, सोडियम अमाइड, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है। स्ट्रॉन्गर बेस का मीनिंग ये हो गया कि वो H पॉजिटिव आयन के साथ में बहुत ही फास्टली अटैच हो जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, राइट। सो इसलिए कभी भी अमाइड को मैं वाटर के साथ में जब कंबाइन करूँगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो डेफिनेटली ये एक H प्लस आयन अपने साथ अटैच कर लेगा और वो H प्लस आयन को डोनेट करने वाला होगा वाटर। वाटर आगे मूव कर जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा और अमाइड पीछे चला जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सपोज कीजिए मेरे पास है सोडियम अमाइड, सोडा अमाइड, और मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे यहाँ से अमोनिया गैस मिल जाएगी प्लस सोडियम, ये सोडियम, और इसका जो हाइड्रोक्साइड बच गया वो, राइट। सो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हाइड्राइड के रिगार्डिंग भी है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये अमाइड है और मुझे पता है कि ये जो अमाइड है ये एक बेस का रोल प्ले कर रहा है इस जगह पर, तो जब भी मैं अमाइड का यूज़ करूँगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ ना हो, राइट। मुझे कुछ ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें कि H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी ना हो, राइट। तो अगर H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी नहीं होगी तो इस अमाइड को H पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। अगर इसको मिलेगा ही नहीं तो फिर ये अपना बेसिक रोल भी नहीं प्ले कर पाएगा, मीन्स दिस विल नॉट एक्ट एज अ बेस। तो फिर ये अपने लिए कोई दूसरा पॉजिटिव सेंटर को देखेगा जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स
के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहाँ पर ही जाना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है ऐसे, राइट, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये अमाइड फिर यहाँ पर अटैक करेगा। इस तरीके से हम इस अमाइड का जो नेचर है वो इसके बेसिक नेचर को न्यूक्लियोफाइल्स में या न्यूक्लियोफिलिक नेचर को बेस में चेंज कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 100% रिएक्शन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक या बेसिक नहीं हो सकती है, राइट। तो अमाइड जो है नो डाउट कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, और वाटर के कंपैरिजन में एक काफ़ी स्ट्रॉन्गर बेस है, बट स्टिल हम इस अमाइड का यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड है OH नेगेटिव आयन, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जब भी इन न्यूक्लियोफाइल्स को जब भी इन नेगेटिव स्पीशीज़ को न्यूक्लियोफिलिक रोल प्ले करवाना है तो आपको इनके कंपैरिजन में कभी भी उन सब्सटेंसेस को सॉल्वेंट नहीं बनाना है जिनका pKa उनसे कम है, राइट। सो अमाइड के लिए कभी भी वाटर को अगर आप सॉल्वेंट बनाएंगे तो आपके पास हमेशा अमोनिया गैस आ जाएगा, राइट। सो हमारे पास ये ज़रूरत है कि अगर हम हाइड्राइड लेते हैं, जैसे कि ये हाइड्राइड्स हैं, तो हाइड्राइड में क्या मैं वाटर को एक सॉल्वेंट यूज़ कर सकता हूँ? इसका आंसर नहीं। क्या मैं अमोनिया को सॉल्वेंट यूज़ कर सकता हूँ? हमें इसके बारे में सोचना है कि क्या अमोनिया यूज़ हो सकता है, तो इसका आंसर यस, दिस कैन बी यूज्ड। सो वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स अलॉन्ग पीरियड, इसका बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। देखिए हाइड्रोजन के लिए ये एक स्मॉल साइज़ का केटायन है, राइट। तो इसके लिए हमेशा स्मॉल वाला एनायन ही एक बेटर बेस हो सकता है। तो बड़ा सिंपल है, लार्जर साइज, राइट, बेटर न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप ग्रुप में देखते हैं तो फिर भी यही सेम पॉइंट अप्लाई होता है। इसका लॉजिक ये बैठता है, लार्जर साइज का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सॉरी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स हैं, तो आप देखेंगे कि लार्जर साइज में आयोडाइड है, राइट। और अब इन सभी के अगर आप एसिड्स देखेंगे तो आपके पास ये एसिडिक नेचर आ जाता है, राइट। अब बड़ा सिंपल है, इन सभी में से हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, वो हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका मतलब ये होगा कि आयोडाइड एक वीकर बेस है, राइट। अगर ये वीकर बेस है दैट मीन्स कि इसके पास बेसिक करेक्टर शो करने की टेंडेंसी कम है, तो दूसरी टेंडेंसी कौन सी बचेगी, वो है न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, राइट। सो इसी करके यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक में साइज़ बड़ा होने पे बेटर न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि ऐसा कोई भी ट्रेंड जो है हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल या बेसिक नेचर जो है वो आफ्टर द रिएक्शन हम कंक्लूड कर सकते हैं, नॉट बिफोर द रिएक्शन, नॉट बिफोर हैंड। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम एक और रिएक्शन पढ़ी थी कि जो अल्काइल हैलाइड्स थे, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने अल्काइल हैलाइड देखे थे, राइट, उन सभी अल्काइल हैलाइड में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास अल्काइल क्लोराइड है तो आप इसको सोडियम आयोडाइड से करते थे इन दी एसीटोन मीडियम, और आपके पास ये अल्काइल आयोडाइड बन जाता था। इस रिएक्शन का नाम रखा गया था फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। तो ड्यू टू फिंकलस्टीन ये रिएक्शन थी हमारे पास, और यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जो आयोडाइड था वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल था एज कम्पेयर टू क्लोराइड, और इसलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया। पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप्स हैं तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैं एक क्लोराइड को या एक आयोडाइड को अगर मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करूँगा तो क्या ये इसके लिए एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है एक्ट, यानी कि क्या ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे किया, और सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास क्लोरीन अटैच हो चुका है, राइट, और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव अपीयर हो चुका है बिकॉज ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो क्या ये रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, तो इसका आंसर है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में, अब चाहे वो एक एल्डिहाइड हो, राइट, चाहे वो कीटोन हो, राइट, या फिर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, या फिर आपके पास कोई अमाइड ग्रुप लग जाए, या फिर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड आ जाए, राइट, इनमें से किसी भी ग्रुप में ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप
कभी भी हैलाइड को या हैलोजेंस को एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें जाहिर सी बात है कि इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, राइट। तो इस केस में रीज़न बहुत ही सिंपल है, वो 2 रीज़न हैं। नंबर 1, पहला रीज़न ये है कि जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन कार्बन क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, ये मेरे पास एक तरीके से एल्कोक्साइड हो गया, जैसे अल्कोहल से बना हुआ एल्कोक्साइड, राइट। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाली रिएक्शन में यहाँ पे अमोनिया के लिए, वाटर के लिए, सभी के लिए pKa देखा था, तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास 2 और pKa वैल्यूज़ लिख दूँ तो आपके लिए वो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो वो हमारे पास डेटा ये है कि जो HCl है, राइट, हम HCl के लिए पहले डेटा लिख देते हैं कि अगर आपके पास HCl है तो HCl के लिए जो pKa वैल्यू है वो है -7। वहीं पर अगर आपके पास इथेनॉल है CH3C2OH तो इथेनॉल के लिए जो pKa वैल्यू है वो है 16। अब हमारे पास ये 2 pKa वैल्यूज़ हैं। इन 2 pKa वैल्यूज़ में से यदि आपको ये जज करना हो कि इन दोनों में से बेटर एसिड कौन सा होगा, राइट, बेटर एसिड, तो हमें साफ साफ सा ये अभी अभी कंपैरिजन किया था कि जिसका pKa ग्रेटर होता है वो हमेशा वीकर एसिड होगा, यानी कि HCl एक बेटर एसिड होगा, राइट। दैट मीन्स मैं ये कहूँगा कि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो HCl हो गया मेरे पास स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये हो गया वीकर एसिड, अल्कोहल वीकर एसिड हो गया। तो जो बनेगा क्लोराइड और जो बनेगा इथॉक्साइड, ये इसको मैं जनरल बोलूँगा अल्कोक्साइड, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रहा है अल्कोक्साइड, ये चीज़ अल्कोक्साइड कहलाएगी, राइट। तो अब देखिए अगर ये वीकर एसिड है तो फिर ये क्या हुआ, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो दैट मीन्स कि जो एल्कोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा, राइट, एज कम्पेयर टू क्लोराइड के। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कभी भी इस तरीके से प्रोसीड नहीं हो सकती है। तो आपके पास ये रिएक्शन बहुत जल्दी किसी न किसी H+ आयन से अटैच हो सकता है, तो ये रिएक्शन आगे हो सकती है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन सिर्फ बैक ही हो सकती है। इसके लिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहने का सेंस ये निकलता है कि अगर कोई सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो इस नेगेटिव एनायनिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट। तो अगर हम देखें कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस हुआ, तो आउट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए हमारे पास, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपके पास बनेगा वो बैक हो जाएगा, या यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एल्कोक्साइड आयन बनना ही नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोराइड के। ये वीकर है, ये सस्टेन कर जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर है, ये रिवर्ट बैक हो जाएगा, ये अपना रोल प्ले कर जाएगा, राइट। सो इसी करके इस केस में भी और आगे के भी किसी भी केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में हैलोजन की एडिशन हमारे लिए एक चैलेंज होगा, राइट। तो इनको सिंपली अल्काइल हैलाइड से सिंपल एडिशन हम नहीं करेंगे, राइट। तो इस पूरी स्टोरी का मीनिंग ये निकलता है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है एसिड क्लोराइड, यानी ऐसा कंपाउंड है, और सपोज़ कीजिए कि मैं इस कंपाउंड को रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूँ, राइट। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या मिल सकता है रिजल्ट, हमारा रिजल्ट सिंपली ये होगा कि क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्लोराइड के कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन इसको रिप्लेस कर जाएगा, राइट। और आपके पास यहाँ पर अगर आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसको दोबारा सोडियम क्लोराइड ऐड करके और क्लोराइड को मैं एक बेटर न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करके इसको रिप्लेस कर दूँ ताकि ये बन जाए, जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एज्यूम कर रहा हूँ कि OH लग गया, और आप सोचते हैं कि इसको रिप्लेस करके बैक यहाँ आ जाए, तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल इस तरीके से तो नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास इसके और दूसरे अल्टरनेट होने चाहिए, राइट। वो हम सब्सिक्वेंटली आने वाले कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे कि वो क्या टॉपिक्स हैं, राइट। तो अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, वो क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो कि बहुत सिंपल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास इस तरीके से है
राइट। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। सो टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल है। इसका रीज़न क्या है कि ऐसा हम क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख रहे हैं, राइट। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास इतना पोर्शन जो सबका सेम आ रहा है, राइट। ये पार्ट आपके पास सबका सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो कंपैरिजन वाला पार्ट बच गया है वो पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। ये सारा पार्ट कंपैरिजन वाला है। तो अब अगर देखें यहाँ पे H और R में क्या डिफरेंस है कि जो R है, राइट, तो अब तक हमने जो कुछ ये पढ़ा उसका क्या आइडिया मिलता है वो है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इन पूरे पैटर्न्स पे ध्यान से नोटिस करें तो आपके पास इतना पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड से, ये वाला सारा पार्ट, आप देखेंगे कि सभी में सेम पार्ट आ रहा है, राइट। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन है इनके इन ब्लू पार्ट्स में, राइट। जो ब्लू पार्ट्स हैं उनमें है कंपैरिजन। तो अब क्या कंपैरिजन से नतीजा निकलता है, देखिए हमारे पास क्योंकि रिएक्टिविटी है और ये न्यूक्लियोफाइल्स के लिए रिएक्टिविटी है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल्स की जो रिएक्टिविटी है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो कितना पॉजिटिव पोलराइज्ड है। अब इस फर्स्ट सेकंड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ अल्काइल है। हाइड्रोजन और अल्काइल में से अल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है 0। ये रेफरेंस के लिए है। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज जाएगी और इस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी डाउन चली जाएगी इसके कंपैरिजन में। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। और अब अगर आप इस R और इसको SR को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सल्फर आ जाता है, राइट। अब सल्फर एक्चुअली लार्जर साइज में है एज कंपेयर टू कार्बन के, राइट। तो इसी करके सल्फर जो है एज कंपेयर टू कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेबिलिटी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो इसी करके इसकी रिएक्टिविटी फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन आ जाता है, राइट। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक शॉर्ट साइज एलिमेंट है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ कार्बन की तरफ जो कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन वो लेस जाती है या नहीं के बराबर जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी फर्दर डाउन चली जाती है। फिर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में है नाइट्रोजन, राइट। तो जैसे कि नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर दो हमें अल्काइल ग्रुप पे नजर आ रहे हैं, दो अल्काइल ग्रुप है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हम नोटिस कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है फर्दर इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और ऑक्साइड इसकी रिएक्टिविटी को लीस्ट पर लेके आएगा। क्योंकि हमें ये बात समझने में बहुत इजी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी थोड़ी हायर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर सकता है। अब एज सच डोनेट तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो इसका पॉजिटिव पोलराइजेशन है कार्बन का वो इस नाइट्रोजन के कारण लेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आप ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ट्रिपल लोन पेयर सेट है। दैट मीन्स ये जो सब्सटेंस है ये स्ट्रांगली लोन पेयर डोनर बन सकता है यहाँ पर। तो इसी कारण से जो कार्बोक्सिलेट आयंस हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। दैट मीन्स दे आर मोर स्टेबल, नॉट मोर, मोस्ट स्टेबल। और इसीलिए हमारे पास ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, RCOOH, और इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी पूरी क्लास बन चुकी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और हमें ये बात समझने में बहुत ईजी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये रेजोनेट करता है, राइट। ये रेजोनेंस में चला जाता है जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई दैट मीन्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो डेफिनेट सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। सल्फर की रिएक्टिविटी यहाँ पर इसलिए कम हो जाती है क्योंकि सल्फर में थर्ड ऑर्बिटल है एज कंपेयर टू कार्बन के। तो थर्ड ऑर्बिटल से सेकंड पे ओवरलैप होना या थर्ड से सेकंड पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो लार्जर साइज होने के कारण सल्फर जो है कार्बन के कंपैरेटिवली बेटर ओवरलैप नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2p के साथ 2p में इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर 2p का 3p से इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये चीज़ और लेस रिएक्टिव रहती है, राइट। और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखिए फिर से 2p और 2p का केस हो गया, सिमिलरिटी इन साइज, जिसके कारण यहाँ से ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, राइट। और नाइट्रोजन में और ईजिली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेस हो गई।
लेकिन ऑक्साइड में सबसे ईजिली, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल लोन पेयर सेट है और इसी करके इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो लीस्ट है, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो एडिशन ऑफ अल्कोहल जो है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में 1 मोल पर हेमी एसिटल कंपाउंड बनाता है और डबल मोल्स पर एसिटल। ये रिएक्शन जो है कैटालाइज्ड हो सकती है बोथ बाय एसिड्स एज वेल एज बेसेस। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो कि हमने यहाँ पे इस एरो से इंडिकेट किया हुआ है। और सबसे पहले मैं इसका एक रिएक्शन का आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस पाई बॉन्ड के अलॉन्ग ये अल्कोहल का पार्ट जो है वो एडअप हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर अब ये प्रोजेक्शन फार्मूलास के अंडर लिख रहे हैं। सो ये हो गया मेरे पास ओरिजिनल पीस जो यहाँ से आया हुआ है, और जो ये OR प्राइम पीस है वो यहाँ पर मैं शो करूँगा कि ये यहाँ पर एडअप हो चुका है, राइट। और यहाँ पर जो O है ये अल्कोहल का O है, राइट। और साथ ही इसके साथ में जो ये नहीं, ये O जो है ये कीटो का O है और अल्कोहल का O यहाँ पर आ गया, और ये जो H है वो यहाँ पर अटैच हो गया। सो इस तरह का जो प्रोडक्ट बना है जिसमें कि आपने सिंगल अल्कोहल मॉलिक्यूल को इसमें ऐड किया है, इसे हम नाम देंगे हेमी एसिटल का। हेमी मीन्स हाफ, राइट, और एसिटल इसका कॉमन नेम है। ओके, सो ये जैसे मैंने एक एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन लिखा है उसी तरीके से हम इसको कीटोन के लिए भी लिख सकते हैं, राइट। सो मैं कीटोन के लिए आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो कीटोन के लिए बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपके पास पहले एक कीटो ग्रुप, राइट, देन R प्राइम OH with equilibrium sign, then RCR, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक OR प्राइम लगेगा और यहाँ पर O along with H, तो ये भी एक हेमी एसिटल ही बना। ओके, सो रिजल्ट बहुत सिंपल है, यू नीड टू जस्ट ऐड दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड। तो ऐड करना बहुत सिंपल है, यू जस्ट स्प्लिट दिस मॉलिक्यूल, राइट, एंड RO कार्बन से अटैच होगा और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन जो है वो एक तरीके से इस तरह से प्रोसीड होती है जैसे कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में बनी रहे, राइट। सो दैट वाज द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल। इसी तरीके से अगर आप एसिटल की फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें आपके पास 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ऐडअप हो जाएंगे, तो हम वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 पुट किया और ये सब कुछ सेम है एज इट इज़, एक्सेप्ट कि मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, राइट। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये होगा RCH नॉट R, और आपको यहाँ पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स मिलेंगे, राइट। तो जब ये ऐसा बन जाए तो इसे हम बोलते हैं एसिटल। सो जो रिएक्शन है दोनों ही केसेस में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे H प्लस आयन इंडिकेट करेंगे। वेल H प्लस आयन इज इक्वल टू H3O, ये हम एज्यूम करके आगे चलेंगे। ओके, सो अब है हमारे लिए इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना कि ये मैकेनिस्टिकली कैसे प्रोसीड होता है। तो मैकेनिस्टिकली मेरे पास जो एसिटल फॉर्मेशन है मैं इसके लिए करूँगा, राइट। सो आपके पास दोनों ही समझ में आ जाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आपके पास जो कीटो ग्रुप है, राइट, ये कीटो ग्रुप हो गया, राइट, और यहाँ पर मैंने इसका ऑक्सीजन लगाया है, राइट। सो कीटो ग्रुप सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो इसके लोन पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के, राइट, ये लोन पेयर जो हैं इस लुईस एसिड से H प्लस आयन से इस तरीके से अटैक होगा, तो ये स्टेप कहलाता है प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा और मैं इसको अब इस तरीके से शो करूँगा कि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O अलॉन्ग विद H, राइट, और यहाँ पर एक लोन पेयर रह जाएगा।
साथ ही यहाँ पर एक प्लस फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, और ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम बहुत ही ईजिली शो कर सकते हैं कि जो इसका पाई बॉन्ड है, राइट, दैट पाई बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, जिस वजह से ये एक रेजोनेंस में आपको मिलेगा इस तरीके से OH along with both the lone pairs, राइट। और जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल चार्ज है वो कार्बन पे शिफ्ट होना चाहिए। रीज़न बीइंग यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए एज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के पास जो है एक शॉर्टेज पड़ेगी, जिस वजह से ये कार्बोकेटायन बनेगा। और मैं इन्हें इस तरह के ब्रैकेट्स में रख देता हूँ, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट जो है इस तरीके जो इस रिएक्शन को देखो इनिशिएट किया हुआ है हाइड्रोनियम आयन ने, और इसके बाद हमारे पास जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, राइट, अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसे मैं ROH जनरलाइज करके लिखूँगा। अब देखेंगे कि ये एक हमारे पास एक ऐसा सेंटर बना है जिसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो ये लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के अल्कोहल मॉलिक्यूल के, वो इसे इस तरीके से अप्रोच करेंगे। इसके रिजल्ट से अनुसार क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक जो चेंज आएगा वो ये चेंज होगा कि यहाँ पर ओके, पहले मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पर OH एज इट इज़ जैसे थे वैसे ही हो गए, और इस जगह पर पहले ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने बाइंड किया है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ में एक R है, मीन्स अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर उसका एक H भी है, ये H, और साथ ही एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि दूसरा पेयर जो है इसमें इस्तेमाल हो गया, जिस वजह से इसके ऊपर एक प्लस फॉर्मल चार्ज आएगा। थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको R प्राइम कर देता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो गए, राइट। सो फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप बहुत सिंपल है, क्या ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वापस बैक टू ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेट, राइट, वी गेट OH देन C देन H, ये R, और नीचे आपके पास आ जाएगा OR प्राइम, राइट। सो लोन पर मैंने सारे शो किए हुए हैं, और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसे हम बोलते हैं हेमी एसीटल प्रोडक्ट, राइट। तो जैसे हेमी एसीटल यहाँ पर आपके पास बन गया, अब मैं इसे ही कंटिन्यू कर सकता हूँ एसीटल के लिए, राइट। सो एसीटल की फॉर्मेशन करने के लिए आप देखेंगे कि दोबारा वही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन जो अटैक था वो पहले हाइड्रोनियम आयन से था और वो इस बार भी होगा, और अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल इसको अटैक करेगा, राइट। इस कारण से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ये एज इट इज़, और यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो गए अलॉन्ग विद दिस फॉर्मल चार्ज, और वाटर एक अच्छा बाय प्रोडक्ट हो सकता है, मीन्स स्टेबल बाय प्रोडक्ट है। तो मैं इसको कैसे शो करूँगा कि ये यहाँ से वापस बैक, राइट, तो इसके बैक जाते ही आपके पास यहाँ पर फिर से वही रिपीटिशन, मीन्स कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे OR प्राइम, राइट, और ये बन गया कार्बोकेटायन, राइट। कार्बोकेटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा इमीडिएटली ये लोन पेयर जो है वो अगेन बैक टू कार्बन। आप देखना किसी भी जगह लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अप्रोच करना चाहिए, इट शुड अप्रोच टू ए न्यूक्लियस और इट शुड अप्रोच टू एन एटम, राइट। सो अब जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले आया था रेजोनेंस, वैसा ही सेम यहाँ पे दोबारा कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर एक R होगा, यहाँ C होगा, यहाँ H होगा, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड OR प्राइम विद सिंगल लोन पेयर, और ये प्लस फॉर्मल चार्ज, और मैं दोबारा से इनको एज इट इज़ ही ब्रैकेट्स में रखूँगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गया कि यहाँ पर ओके, मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ शो कर सकता हूँ कि जो वाटर था, वाटर इज़ एलिमिनेटेड, राइट। जो एलिमिनेट हो जाएगा उसके आगे माइनस साइन हम लगाएंगे, राइट। सो अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके सेकंड स्टेप जो है वो प्रोसीड होगा इस तरीके से कि मैं इसमें फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से
इसके अटैक को शो करूँगा, राइट। लेकिन कैसे, इसे नहीं, इसे अटैक होना चाहिए, राइट। सो आई विल शो दिस लाइक दिस, कार्बोकेटाइन। तो फिर यहाँ पर वैसे ही प्रोसीड हो गया, RCHOR प्राइम विद 2 लोन पेयर, और इसको इसके साथ अटैच करना है, तो आपके पास आएगा OHR, और यहाँ पर मैं फिर से R प्राइम शो कर देता हूँ, राइट। तो ये ऐसा हो गया। फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप ये होगा कि ये बॉन्ड वापस एज अ लोन पेयर यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, राइट। और ये जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये OR बनेगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट, ऐसे करके कि ये R प्राइम OCRHOR प्राइम, और ये बन गया एसिटल, राइट। सो मैकेनिज्म बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस मैकेनिज्म में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल ने कार्बोकेटाइन को अटैक किया, लेकिन अल्कोहल मॉलिक्यूल के पास ये भी एक ऑप्शन थी। तो कार्बोकेटाइन को अटैक हुआ, ऑक्सीजन को अटैक नहीं हुआ। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये है, यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अगेन इस कार्बन पॉजिटिव को, मीन्स कार्बोकेटाइन को अटैक किया, राइट, और इधर अटैक नहीं हुआ, राइट। तो ये आपके पास एक अलग सा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अपनी तरफ से बना लीजिएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसिटल फॉर्मेशन एंड हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो अब हम जा रहे हैं समझने एक और भी कॉन्सेप्ट इसी एसिटल फॉर्मेशन से, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर चैप्टर्स। वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन। राइट, सो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन। राइट, सो इसकी एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, राइट, और साथ ही अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो कार्बन्स हैं वो होंगे टोटल मेरे पास 5, 1 2 3 4 देन 5, और इस 5th कार्बन से अटैच्ड है एक OH, राइट। तो आप इसको 5 कार्बन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो 6 मेंबर रिंग बनने वाला है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। अब यहाँ पर हम अपने टू द पॉइंट बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर्स आ गए, एज सच लोन पेयर्स आ गए, और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये पार्शियली पोलराइज्ड है और ये नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर मैं इस रिएक्शन में थोड़ा सा एसिडिक मीडियम इसको जैसे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से नतीजा ये निकलने वाला है कि अल्कोहल के जो लोन पेयर्स हैं दे विल अटैक दिस कार्बन, राइट। और इसके अटैक से भी पहले एक सबसे जो पहला प्रोसीजर होना चाहिए वो आप समझ सकते हैं कि पहले लोन पेयर जो हैं कार्बोनिल को वो यहाँ पर अटैक करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि मैं इसको C को ऐसे शो करूँगा, ओके, विद ब्लैक C, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन O, और ये H, और ये बॉन्ड बन गया। और साथ ही आप यहाँ पे शो करेंगे O, राइट, एंड H, राइट। तो आपके पास ये कंडीशन होगी जिसमें भी आप ये शो करेंगे कि ये बॉन्ड वापस बैक हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, यहाँ C, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्रोसीड होगा, राइट। और जैसे कि ये भी प्लस होना चाहिए तो ये इट शुड गो आउट, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटल फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल, नॉट एसिटल, हेमी एसिटल। ये रिएक्शन हमें बायोमॉलिक्यूल्स में दोबारा पढ़नी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको समझ लेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ओके। सो बहुत इजी है। देखिए
यहाँ पर है मेरे पास ये एक कार्बोनिल ग्रुप जिसे मैंने रेड से शो किया हुआ है, राइट। उसके बाद फिर ये CH2 ग्रुप, देन CH2 ग्रुप, अगेन देन CH2 ग्रुप, राइट, अगेन बैक टू CH2 ग्रुप, फाइनली OH विद इट्स लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, और ऐसी एक लोन पेयर यहाँ भी होगा, राइट। सो क्या रिजल्ट होगा अगर मैं इसको हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करूँगा? सो मैकेनिस्टिकली आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये अटैक होना चाहिए, राइट। अब ये एरो अटैक नहीं शो करता, ये एरो शो करता है कि लोन पेयर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, राइट। और सिमिलरली इट शुड गो टू दिस साइड, राइट। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा C, अलॉन्ग विथ C देयर मस्ट बी सम O, और इस O के साथ में यहाँ पर होगा अटैच एक H, राइट, और एक H जो है वो इस C का भी H होना चाहिए ऐसा, राइट, और इसी C से जुड़ जाना चाहिए इस O को, राइट। तो ये O एंड O के बाद आपके पास आ गया CH2 ये वाला, देन अगेन CH2, देन CH2, देन CH2 एंड फाइनली ये बन गया, राइट। सो ये है ऐसा, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, राइट, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ और लेट अस सी कि आप इसे पहचान पाते हैं कि नहीं, राइट। एक ये देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ मैंने लिखा C, यहाँ लगाया मैंने O, यहाँ पर अगेन CH, राइट, देन CH, देन CH, राइट, and we must count them 1 2 3 4 and here should be one more CH, और आप इन सबको आपस में बाइंड अप कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते चलते हैं ऐसे, राइट। सो आप सोच सकते हैं कि आपने इसे कहाँ पढ़ा हुआ है या कहाँ देखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोज, राइट। सो आप देखेंगे कि एसिटल फॉर्मेशन इसी तरीके से होगी। एसिटल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें एक इथेरियल ग्रुप जरूर इसमें बनेगा। अगर आपके एसिटल या हेमी एसिटल बनते हैं तो ईथर ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होगा। अगर एक ईथर है तो हेमी एसिटल है, अगर दो ईथर हैं तो होगा एसिटल ग्रुप। वेल, इसमें एक और भी पॉजिटिव चीज़ समझने वाली है जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी, वो ये है कि क्योंकि हमें पता है कि लास्ट चैप्टर में ईथर्स जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं, तो जो हेमी एसिटल और एसिटल्स हैं, जैसे ही हेमी एसिटल या एसिटल बन जाएंगे तो वो लोग इस ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसे बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, राइट्स। और देयरफॉर हम इनको कह सकते हैं कि जो एसिटल्स हैं दे एक्ट एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो एसिटल्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, राइट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक एसिटल्स प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये साइक्लिक ग्रुप है, राइट, आपके पास इसमें डबल इथेरियल ग्रुप नज़र आ रहा है, राइट। तो मैं इसका नाम दूंगा कि ये एक एसिटल है, राइट, एसिटल, राइट। सो एसिटल ग्रुप को जब भी आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, राइट, हाइड्रोलाइज करेंगे इन एसिडिक एंड मीडियम, तो इमीडिएटली ये वापस जो है बैग आपको सेम एल्डिहाइड या कीटोन जिससे ये बना था ये आपको वापस सप्लाई कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे जिस भी एल्डिहाइड से बनेगा, राइट, अभी इस वक्त ये सेम चीज़ है तो ये यहाँ से इस तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाऊंगा, राइट, और यहाँ पर जो है आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा, राइट।